वंदे मातरम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल संघ दर्शन पर। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम संघ को लेकर समाज में जो भ्रांतियां फैली हैं उनको दूर करने का तथा संघ के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि समाज में राष्ट्रवाद का भाव उत्पन्न हो सके। मित्रों, इससे पूर्व हम भाग 1 संघ एवं अन्य मतावलंबी तथा भाग 2 संघ पर आरोप देख चुके हैं। यदि अभी तक आपने ये दोनों भाग नहीं देखे तो उनको भी अवश्य देख लें। आज हम देखेंगे भाग 3 संघ कार्य के विषय में का उपभाग 1। मित्रों, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए वार्ता पर चलते हैं। पत्रकार ने प्रश्न किया कि क्या संघ हिंदू राज्य स्थापित करना नहीं चाहता? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, संघ तो विशुद्ध सांस्कृतिक संस्था है, राजनीति से इसका कोई संबंध नहीं, फिर राज्य स्थापित करने का प्रश्न निरर्थक है। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, हरिजन उद्धार के बारे में संघ के विचार क्या हैं? श्री गुरुजी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, हमारे इतिहास पुराण आदि में कहीं भी हरिजन शब्द नहीं आया। यह नई कल्पना है। जिन लोगों के विषय में यह हरिजन शब्द प्रयोग हुआ है उन्हें संघ समाज का एक अविच्छिन्न और अविच्छेद अंग मानता है और इसी दृष्टि से उन्हें गले लगाता है, न कि अस्पृश्य हरिजन समझकर। जिस विषय पर अधिक जोर दिया जाता है वह अधिक जटिल बनता जाता है। इसका समाधान तो इसकी क्रमिक उपेक्षा में ही है। स्पर्श्य अस्पृश्य जैसी सामाजिक बुराई अधिक बढ़ावा देने से ही अधिक जटिल बनी है। संघ हिंदू मात्र को एक समझता है। हमारे सामने जात पात या अस्पृश्यता का कोई प्रश्न ही नहीं है। पत्रकार, संघ अपने स्वयंसेवकों को सैनिक शिक्षा देता है, क्या इससे यह राजनीतिक संस्था प्रमाणित नहीं होती? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, ऐसा विचार भ्रमपूर्ण है। जिसे लोग सैनिक शिक्षा समझते हैं वह अनुशासन की शिक्षा है। धर्मों के संबंध में भ्रम कैसे उत्पन्न किया जाता है इसका एक छोटा सा उदाहरण यथेष्ट होगा। मुंबई में 1947 के जनवरी में मकर संक्रांति उत्सव बहुत अनुशासित एवं वृहद रूप से मनाया गया। सभी लोगों के बैठने आदि की व्यवस्था थी। इस कार्यक्रम की रिपोर्ट एक समाचार पत्र ने इस प्रकार दी कि यह एक सैनिक शिविर था। इसी से समझा जा सकता है। पत्रकार, संघ अराजनीतिक संस्था है और इसके सदस्य किसी भी राजनीतिक संस्था के सदस्य हो सकते हैं। क्या कम्युनिस्ट भी इसके सदस्य हो सकते हैं? तब श्री गुरुजी ने उत्तर दिया कि कम्युनिस्ट एक विशिष्ट विचार प्रणाली को मानने वाले हैं। यदि वे संघ में आएंगे तो उन्हें उस विचार प्रणाली को छोड़ना होगा। यदि वे उन विचारों को नहीं छोड़ेंगे तो वे संघ में आएंगे ही नहीं। संघ का द्वार सबके लिए उन्मुक्त है। पत्रकार ने प्रश्न किया, आपके संगठन का उद्देश्य क्या है? तब श्री गुरुजी ने कुछ विशेष बातों पर पत्रकार का ध्यान केंद्रित करते हुए बिंदुवार समझाया। हिंदुत्व में निहित उन सभी बातों की पुनर्स्थापना जो श्रेष्ठ हैं, उदाहरणार्थ भारतीय सभ्यता के आधार पर। बिंदु 1, उस सभ्यता से प्रभावित लोगों को स्थायी स्नेह सूत्र में गुफित करना। बिंदु 2, हिंदू समाज में प्रविष्ट समस्त विघटनकारी प्रवृत्तियों को नष्ट कर उसे समान परंपरा के सत्य का ज्ञान कराना। बिंदु 3, ये सारी ऊपरी विभिन्नताएं आंतरिक एकता की प्रतिबिंब मात्र हैं। इस बात का अनुभव समाज के समस्त घटकों को कराना। बिंदु 4, आपस में विश्वास, प्रेम एवं आदर का भाव निर्माण करना। बिंदु 5, अपनी मातृभूमि एक इकाई के रूप में संपूर्ण भारतवर्ष के प्रति अपार श्रद्धा एवं प्रेम का भाव लोगों के हृदय में जागृत करना। बिंदु 6, समाज के घटकों में विशुद्ध राष्ट्रीय चारित्र्य निस्वार्थ समाज सेवा की वृत्ति, एकात्मता का ज्ञान, स्थायी कर्तव्य भावना आदि
राष्ट्रीय सद्गुणों के बीज बोना। पत्रकार, हिंदुस्तान हिंदुओं का यह नारा क्या संघ का नहीं है? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, संसार में हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान को छोड़कर अन्य कौन सा देश है? क्या यह बात सत्य नहीं? इसलिए हिंदुस्तान हिंदुओं का है, इतना ही हम कहते हैं। हिंदुस्तान केवल हिंदुओं का ही है, ऐसा कहने वाले दूसरे लोग हैं। पत्रकार, संघ की सदस्यता के लिए किस बात की आवश्यकता है? श्री गुरु जी, यही कि वह पूर्ण अवस्था प्राप्त हिंदू हो। पत्रकार पुनः, क्या संघ के सदस्य किसी राजनीतिक दल के सदस्य बनने की दृष्टि से स्वतंत्र हैं? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, अवश्य, उन्हें आज तक किसी ने भी ऐसा करने से रोका नहीं है। पत्रकार, क्या संघ का संविधान पूर्ण है? उसमें परिवर्तन होने की संभावना है क्या? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, कोई भी संविधान पूर्ण नहीं होता। यदि मेरे सहयोगी कार्यकर्ताओं का यह मत हो कि अपने वर्तमान क्षेत्र को छोड़कर संघ को अन्य किसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, तो कार्य के दूसरे क्षेत्र भी वे ढूंढ सकते हैं। पत्रकार ने प्रश्न किया, क्या प्रांतीय अथवा केंद्रीय चुनाव में खड़े होने वाले किसी सदस्य का संघ समर्थन करेगा अथवा उक्त आशय की एकाध विज्ञप्ति आप प्रकाशित करेंगे? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया कि हाल ही में प्रकाशित हुए संविधान के अनुसार तथा उससे पूर्व भी संघ राजनीति से सर्वथा अलिप्त है, अतएव यह पूर्णतः स्वयं उनका ही प्रयास एवं दायित्व होगा। मैं उसके समर्थन के हेतु किसी भी प्रकार का वक्तव्य नहीं निकालूंगा, और जहां तक मेरा संबंध है, मैं अपने जीवन में किसी चुनाव में कभी भी भाग नहीं लूंगा। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, परंतु आपके सर्वाधिक निकट कौन सी राजनीतिक संस्था है जिसे आपके स्वयंसेवक मत देंगे? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, स्वयंसेवक मत देने को स्वतंत्र हैं, मैं किसी को बाध्य नहीं कर सकता। पत्रकार, राजनीति में उतरे बिना आप अपने विभिन्न कार्यक्रमों को कैसे पूर्ण कर सकेंगे? श्री गुरु जी ने समझाते हुए पत्रकार को जवाब दिया, किसी भी कार्य को पूर्ण करने के दो मार्ग हैं, पहला सत्ता के द्वारा तथा दूसरा समाज की मनोरचना में परिवर्तन करते हुए। सत्ताधिष्ठित सरकार प्रथम मार्ग का अनुसरण करे, हम मनोवृत्ति परिवर्तन का दूसरा मार्ग स्वीकार करते हैं। पत्रकार, आप तो कहते हैं कि राजनीति में नहीं पड़ते, परंतु आपने बताया कि जिसमें लाभ का समुचित बंटवारा हो तथा जिस पर राज्य की सूक्ष्म देखरेख हो, ऐसी सहकारी योजना के पक्ष में आपने अपना मत दिया है। श्री गुरु जी ने समझाया, जिसे हम सांस्कृतिक कार्य कहते हैं, उसमें कहीं कहीं राजनीति से भी संबंध आ ही जाता है। उसके विवादास्पद विषय को छोड़कर शेष क्षेत्र में हम कार्य करते हैं, किंतु मैंने तो यहाँ पर सर्वसाधारण हितों की ही बातें कही हैं। यह कोई राजनीति नहीं। साथ ही हमें इस सत्य को भी नहीं भूलना चाहिए कि भूखे पेट संस्कृति का विकास संभव नहीं हुआ करता। अतएव यद्यपि हम एक विशुद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र में ही कार्य करते हैं, फिर भी हमें यह तो देखना ही पड़ता है कि जीवन की बाह्य परिस्थितियां सांस्कृतिक विकास में बाधक सिद्ध न होकर उनकी सहायक ही हो। पत्रकार, क्या राजनीति में भाग लिए बिना सांस्कृतिक प्रगति संभव है? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, हाँ, हमारा यही मत है। पत्रकार पुनः, यदि देश की राजनीतिक संस्थाएं आपके कार्य को राजनीतिक समझकर उसका विरोध करे तो? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, यह एक अजीब सी ही बात होगी, किंतु यदि वे ऐसा करें ही तो वे उसके लिए पूर्ण स्वतंत्र हैं। पत्रकार, यदि वे विरोध करें तो आप क्या करेंगे? श्री गुरु जी ने उत्तर दिया, हम उन्हें विरोध करने देंगे, किंतु साथ ही अपना कार्य भी चालू रखेंगे। पत्रकार, कार्यकर्ताओं की बैठकों में बाहर के लोगों को प्रवेश नहीं मिलता, ऐसा क्यों? श्री गुरु जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, प्रत्येक संस्था के कार्यकर्ताओं की बैठकों में बाहरी लोगों, यहां तक कि संवाददाताओं तक को आने नहीं दिया जाता। यह शिष्टाचार सर्वमान्य है। पत्रकार, क्या यह सच है कि संघ एक सैनिक संगठन है? श्री गुरु जी, कदापि नहीं। जिस प्रकार की साधारण सैनिक शिक्षा
विद्यालयों में दी जाती है वैसी ही हम दिया करते हैं। किसी भी संगठन में अनुशासन निर्माण करने की दृष्टि से उसकी आवश्यकता ही, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। जिसे लोग सैनिक शिक्षा समझते हैं वह वास्तव में अनुशासन के लिए प्रशिक्षण का एक भाग है। पत्रकार: किंतु आप खड़ग का उपयोग करना भी तो सिखाते हैं। श्री गुरुजी: अवश्य। शारीरिक शिक्षा की दृष्टि से हमारा राष्ट्र सदैव ही यह कार्य करता आया है। पत्रकार: संघ के विषय में कोई अधिकृत साहित्य प्रकाशित हुआ है क्या? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, संघ ने अपने कार्य का निर्माण लोगों के हृदय पर ही किया है, अब हमें उसे कागज पर भी उतारना पड़ेगा। पत्रकार: इस सरकार से एकनिष्ठ रहने का आदेश क्या आपने स्वयंसेवकों को दिया है? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, यह गुण आज प्रत्येक व्यक्ति में निर्माण होने की आवश्यकता है। संघ का स्वयंसेवक ही इस बात के लिए अपवाद कैसे हो सकता है? पत्रकार: यदि आपकी सारी कल्पनाएं सत्य हुई तो क्या आपका कार्य मुसलमानों तथा सिखों का विरोधक सिद्ध नहीं होगा? और क्या फिर सरकार की असांप्रदायिक भूमिका से उसका विरोध नहीं आएगा? तब श्री गुरुजी ने पत्रकार को चेताते हुए समझाया, पहले तो हम सिख एवं हिंदुओं में भेद करते ही नहीं, दूसरे हमने अपने कार्य को सांस्कृतिक क्षेत्र तक ही सीमित रखा है, इसलिए असांप्रदायिक राज्य को हमारे कार्य से बाधा उत्पन्न होने की तनिक भी संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार के कामकाज से हमारा यथेच्छिक भी संबंध नहीं आता। पत्रकार: क्या विभाजन के पूर्व हो झगड़ों में संघ का कोई हाथ था? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, नहीं, कोई नहीं। पत्रकार: ऐसी धारणा है कि संघ केवल शिक्षित वर्ग हेतु कार्यरत है, उपेक्षित व कमजोर वर्ग से उसे कुछ लेना देना नहीं है। तब श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, सभी कार्य शिक्षित वर्ग से ही आरंभ होते हैं, उसके बाद ही कार्य नीचे फैलता है। अब हम इस स्थिति में हैं कि समाज के किसी स्तर के उपेक्षित, कमजोर एवं अभागे व्यक्ति तक पहुंच सके। पत्रकार: आपकी दृष्टि में कौन सा साधन है जो एकात्म भाव उत्पन्न कर सके? इस लक्ष्य को पाने के लिए आपके क्या कार्यक्रम हैं? श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, सारे व्यक्ति एक खुले मैदान, संघ स्थान पर एकत्रित हों, सारे मिलकर शारीरिक अभ्यास करें, सारे एक ही प्रार्थना करें तथा संघ एवं समाज के सामूहिक समान विकास के विषय में विचार विमर्श करें। प्राकृतिक गति से इस प्रकार कोई भी साधारण सा दिखने वाला कार्य शिक्षाप्रद हो सकता है। सामूहिक कार्यक्रम हमें स्वयं को तोलने तथा समाज में दुख सुख में सहानुभूति देता है। अपने स्वकेंद्रित विचारों के बंधन तोड़कर समष्टि का विचार बढ़ाने में दैनंदिन संस्कारों की अत्यंत आवश्यकता है। ऊपरी सतह पर दिखने वाली ये छोटी छोटी बातें एवं सामान्य कार्यक्रम हमें स्वस्थ विचार करने की प्रेरणा देते हैं। पत्रकार ने पुनः प्रश्न किया, आप दैनंदिन कार्यक्रम पर विशेष ध्यान क्यों देते हैं? तब श्री गुरुजी ने उत्तर दिया, राष्ट्रीय पुनर्संगठन का अर्थ उन न्यूनताओं को कम करना है जो राष्ट्रीय चरित्र एवं समन्वय के प्रतिकूल हो। अपने राष्ट्र के प्रति जागरूकता, प्रेम, आदर्शों के प्रति श्रद्धा, निष्ठा, मानवता तथा अनुशासन रखने की प्रेरणा देती है। भाव जागृति तथा चरित्र का निर्माण तभी संभव है जब सब प्रतिदिन मिले व नियमित तथा इस प्रकार के पोषक वातावरण में मिले। इसका एक उदाहरण श्री रामकृष्ण एवं तोतापुरी जी का है। रामकृष्ण जी द्वारा तोतापुरी महाराज से यह पूछने पर कि जो स्वयं जीवन मुक्त है उसे दैनिक उपासना की क्या आवश्यकता है, तोतापुरी जी ने दूध के कटोरे को दिखाते हुए कहा कि इसे उपयोग में लाने के लिए प्रतिदिन स्वच्छ मांजना पड़ता है। मित्रों, इसी प्रकार मन को स्वच्छ करना पड़ता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और अपने मित्रों व परिवारजनों में इसे शेयर भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।